हाय। आज हम बात करेंगे रियलिस्ट अप्रोच की, जो कि हॉन्स जे मॉर्गेंथो के द्वारा दी गई है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने बात की थी आइडियलिस्ट अप्रोच की, जो कि वुड्रो विल्सन के द्वारा दी गई थी। और उसमें जो हमने इम्पॉर्टेंट समझा था वो था 14 पॉइंट प्रोग्राम, जो कि वुड्रो विल्सन के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। एंड आज हम एक और न्यू पर्सपेक्टिव से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। एंड वो पर्सपेक्टिव रहेगा रियलिस्ट अप्रोच का, जो कि हॉन्स जे मॉर्गेंथो के द्वारा दी गई है। लेक्चर की शुरुआत करेंगे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ, जहाँ पे हम समझेंगे कि रियलिस्ट अप्रोच का बेस क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, और अपने टॉपिक की शुरुआत इसी इंट्रोडक्शन के साथ हम करेंगे। रियलिस्ट अप्रोच की अगर हम बात करें तो ये एज अ रिस्पॉन्स की तरह इमर्ज हुई है, किसको लेके? आइडियलिस्ट अप्रोच को। क्योंकि सबसे पहले आइडियलिस्ट अप्रोच आई, आपने देखा था कि दिस इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द वन ऑफ द मोस्ट कंसिडरेबल अप्रोच इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो थी आइडियलिस्ट अप्रोच। लेकिन आइडियलिस्ट अप्रोच तो आ गई, आइडियलिज्म के जो आइडियाज़ थे, जो थिंकर्स मैंने आपको नाम बताए थे, इसमें वुड्रो विल्सन थे, महात्मा गांधी थे, और भी थे जो बैट्रांड रसल थे। उन्होंने अपने आइडियाज़ तो दे दिए, अपनी जो आइडियलिज्म की अप्रोच तो दे दी, लेकिन उसका हमने फिर क्रिटिसिज्म भी देखा था। एंड उस क्रिटिसिज्म को ध्यान में रखते हुए रियलिस्ट अप्रोच आती है, एज अ रिस्पॉन्स की तरह इमर्ज होकर आती है आइडियलिस्ट अप्रोच के। एंड जो हम आइडियलिज्म की बात कर रहे थे, जिसमें हमें पिछले लेक्चर के अंदर ये देखा था कि ये जो थे वो पीस, मोलैरिटी और कॉपरेशन के अंदर बिलीफ रखते थे। वो ये कहते थे कि जो मैन है वो बाय नेचर ही रैशनल है, ठीक है, बाय नेचर ही गुड है। उसके बाद लेकिन जब हम रियलिज्म की बात करें, जो आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, वो रियलिटी ऑफ द पावर पॉलिटिक्स के ऊपर फोकस करते हैं कि जिस तरीके से आज के टाइम के ऊपर हमें पावर पॉलिटिक्स डायनामिकली जो है वो मूव होती हुई देखने को मिलती है, उसी चीज़ के ऊपर ये रियलिज्म के जो थिंकर्स थे या जो हॉन्स जे मॉर्गेंथो थे, उसके ऊपर फोकस करते हैं, रादर देन कि कोई ऐसा आइडिया जो कि यूटोपियन हो, बल्कि वो रियलिटी के ऊपर फोकस करते हैं जो प्रेजेंट में है, ठीक है, व्हाट इज़, ठीक है, नॉट कि व्हाट वुड बी। तो ये होता है किसके अंदर? रियलिज्म के अंदर। अगर हम रियलिज्म की बात करें तो कोई कोई ये न्यू अप्रोच तो नहीं है, लेकिन अगर हम इसके आइडियाज़ की बात करें तो इसको भी हम 18 या 19 सेंचुरीज़ के अंदर ट्रेस कर सकते हैं, इनके रूट्स को हम देख सकते हैं। लेकिन इसका जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है, जब इसको बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज मैनर में ये तब आया जब हमारे आइडियलिज्म का फेलियर देखने को मिला, ठीक है। क्योंकि आइडियलिज्म जो थी वो थ्योरी आई, लेकिन उसके बाद फिर आपने देखा कि इंटरवार पीरियड के ऊपर वो क्या हो गई, उसके बाद वो ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। लेकिन फिर उसके बाद हमारी क्या हो गई थी? सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हो गई थी। तो बीच का पीरियड में आइडियलिज्म की अप्रोच आती है। आइडियलिज्म में उन्होंने इतने सारे पॉइंट रखने के बावजूद भी हमारी जो सेकंड वर्ल्ड वार है वो एक्सेलरेट हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो समझ लीजिए कि उनका जो आइडियलिज्म का आइडिया था वो फेल कर चुका है। एंड दैट्स वाई ये जो न्यू रियलिस्ट की अप्रोच थी वो सामने आती है, ठीक है। और इसके जो मेन एक्सपोनेंट हैं, एक्सपोनेंट का मतलब होता है जो सपोर्टर हैं, ठीक है, हॉन्स जे मॉर्गेंथो के साथ साथ जो बाकी के सपोर्टर्स हैं, यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखे हैं, लेकिन चीफ जो एक्सपोनेंट हैं वो हॉन्स जे मॉर्गेंथो ही हैं, जो कि आइडियलिज्म को रिस्पॉन्स देते हुए अपनी रियलिज्म की थ्योरी देते हैं, रियलिज्म की अप्रोच देते हैं, ठीक है। पायनियर का मतलब जो सबसे पहले, एंड द प्रपोनेंटर मतलब जिन्होंने ये थ्योरी दी है, रियलिस्ट की थ्योरी, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हॉन्स जे मॉर्गेंथो हैं, और वही इसके चीफ एक्सपोनेंट माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ रियलिस्ट अप्रोच की, कि रियलिस्ट अप्रोच के कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं, कौन से ऐसे आइडियाज़ हैं जिसके बेस के ऊपर जो रियलिस्ट अप्रोच है वो टिकी हुई है। तो जो कोर प्रीमाइस है रियलिस्ट अप्रोच का, वो ये है कि जो नेशन स्टेट्स है ना, दे आर द मेन एक्टर्स इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अगर देश ही नहीं होंगे तो किसके बेसिस के ऊपर आप क्लासीफाई करोगे कि किस तरीके से जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है चल रही है? तो नेशन स्टेट्स जो है वो मेन एक्टर हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। नेशन स्टेट्स जो है वो मेन रोल प्ले कर रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। जो चीफ ऑब्जेक्टिव है हर एक नेशन का वो ये है कि वो कैसे अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और प्रमोट कर सकते हैं, और अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो तो हम पहले से ही समझते आ रहे हैं जब हमने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मीनिंग, नेचर एंड स्कोप किया था। उसके बाद जब हम सिक्योरिटी एंड पावर की बात करें तो ये भी इनका एक प्रिंसिपल है, एक आइडिया है, जहाँ पे वो ये कहते हैं कि जो मेन कंसर्न है हर एक स्टेट का वो ये है कि कैसे उसको सिक्योरिटी महसूस हो और कैसे उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर आ जाए। तो आज के टाइम के ऊपर भी हमें ये देखने को मिलता है। उसके बाद परमानेंस ऑफ द स्ट्राइफ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो राइवलरी हो रही है, जो जंगें लड़ रहे हैं लोग, जो देश आपस में लड़ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, पावर को लेके जो स्ट्रगल चल रही है, ये परमानेंट फीचर
नेचर है किसका, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, क्योंकि ये चलता ही रहेगा जब तक हमारे देश जो हैं वो पावर को लेके लड़ते रहेंगे, पावर को लेके पावर का ही इस्तेमाल करते हुए पावर को ही अपना गोल मानते हैं, तो तब तक ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, चाहे वो राइवलरी हो, कॉन्फ्लिक्ट हो। ये तो एक प्रोमिनेंट फीचर, परमानेंट फीचर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, एंड इसको आप कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकते बाय आप इंटरनेशनल लॉ की बात करो या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, क्योंकि आपने देखा होगा कि कितने सारे इंटरनेशनल लॉज भी हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है, लेकिन स्टिल वी फेस द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद जो इनका फिफ्थ मैं कहूँगा जो आइडिया है वो है कि फोकस ऑन पॉलिसी, पॉलिसी के ऊपर फोकस करो। कि रियलिज्म जो है वो मेनली किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है, कि नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करता है, नेशनल पावर के ऊपर फोकस करता है, और साथ ही साथ जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर फोकस करता है, कि इन सारी चीज़ों के बेसिस के ऊपर जो है वो आप थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर फोकस करो कि अपनी जो पॉलिसीज़ है उनको अच्छे तरीके से सुधारो। उसके बाद प्रिजर्वेशन ऑफ पीस, पीस होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द रियलिस्ट, पीस जो है वो सिर्फ आप मॉरल वैल्यू से अटेन नहीं कर सकते, मॉरल वैल्यू से मेंटेन नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि वो जो सामने वाला बंदा है वो उसका इतना मतलब उसके पास इतने एथिक्स हैं कि वो जंग नहीं करेगा, अब उसके पास इतनी मॉरल वैल्यूज़ हैं कि वो बुरा नहीं चाहेगा, लेकिन आप इस चीज़ के ऊपर नहीं छोड़ सकते कि मॉरल वैल्यूज़ उसकी दूसरे पर्सन की। आपको कुछ ऐसे करना होगा कि आप एक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करके रखो, एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी हो। ठीक है, डिप्लोमेसी अच्छी हो, आप अलाइंसेस बनाओ, ठीक है, किसी के साथ आप मिलो। ठीक है, उसके साथ साथ आप पावर बेस्ड मेथड को इस्तेमाल करो कि जहाँ पे अगर कोई वायलेट करता है किसी भी चीज़ को तो उसको थोड़ा बहुत पुनिश किया जाए, थोड़ा बहुत नहीं, अच्छे से पुनिश किया जाए, ताकि बाकी के जो देश हैं वो इतना बाद में अपना इतना वो नहीं कर सकें कि अगर उसको नहीं पूछा तो हमें कौन पूछेगा, तो वी कैन गो इनटू द वॉर जोन। ठीक है, तो फिर से मैं पढ़ लेता हूँ इसको कि अकॉर्डिंग टू द रियलिस्ट, पीस कैन नॉट बी मेंटेन ओनली थ्रू द मॉरल वैल्यूज़, ये तो मैंने आपको समझा दिया, एंड इट कैन बी मेंटेन्ड थ्रू द पावर यूज़ ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है, तो प्रॉपर है, ठीक है, प्रॉपर यूज़ ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। तो आप इसको मेंटेन कैसे कर सकते हो पीस को, कि जब आप प्रॉपर बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करके रखोगे, कलेक्टिव सिक्योरिटी को इंश्योर करोगे। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब ये है कि आप बैलेंस बना के रखोगे, ऐसा नहीं होगा कि कुछ देशों के पास ज़्यादा पावर हो जाए और कुछ को सिर्फ आप एक्सप्लॉयट ही करते जाओ और उनको उनका जो बेसिक्स नेसेसिटीज़ हैं उनको भी आप इंजॉय ना करने दो। ठीक है, समथिंग लाइक दैट, ये आपको समझ आ जाना चाहिए। उसके बाद हॉन्स जे मॉर्गेंथो ने भी अपने 6 प्रिंसिपल्स दिए हैं रियलिज्म को लेके। ठीक है, उनकी एक फेमस बुक है पॉलिटिक्स अमंग नेशन। ठीक है, ये आपने बिल्कुल मेंशन करनी है एग्जाम के अंदर, इसको इन्वर्टेड काम कर लेना। ठीक है, उसके बाद हॉन्स जे मॉर्गेंथो ने 6 प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया है पॉलिटिकल रियलिज्म को लेके, और 6 प्रिंसिपल में से जो सबसे पहला प्रिंसिपल है ऑब्जेक्टिव लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, जो कि हॉन्स जे मॉर्गेंथो के द्वारा दिया गया है। उन्होंने यहाँ पे ये बताया कि जो पॉलिटिक्स है और जो सोसाइटी है वो गवर्न होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव लॉज ऑफ द ह्यूमन नेचर। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर है, इस वर्ड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि जहाँ पे जो हॉन्स जे मॉर्गेंथो हैं वो ऑब्जेक्टिव लॉज कौन से लॉज की बात कर रहे हैं। अगर हम हॉन्स जे मॉर्गेंथो की बात करें तो उनके मुताबिक कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसे पैटर्न्स जो कभी बदलते नहीं, क्योंकि वो ह्यूमन नेचर पर डिपेंड करते हैं, इंसानी फितरत पर डिपेंड करते हैं। तो उनकी उन्होंने बात की है ऑब्जेक्टिव लॉज के अंदर। जैसे इसके अंदर ये है कि जो ह्यूमन का नेचर है वो कांस्टेंट है, कि वो चेंज नहीं होता था, ह्यूमन नेचर डजंट चेंज। इसमें क्या कहा उन्होंने कि जो इंसान है वो सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब अपने फ़ायदे के लिए जो है वो कुछ भी कर सकता है, और वैसा ही देशों के ऊपर भी लागू होता है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ह्यूमन नेचर को ऐसे भी बताया कि जो ह्यूमन हैं वो गुड भी हैं और बैड भी हैं, कि इनके अंदर हमें दोनों क्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं, अच्छी भी चीज़ें देखने को मिलती हैं और बुरी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। इंसान की अगर हम फितरत की बात करें तो वो लविंग भी है और कोऑपरेटिव भी है, कि उसे प्यार का भी पता और कैसे कोऑपरेट करना है बाकियों के साथ वो भी उसको पता है। तो ऐसा ही नेशन के ऊपर भी लागू होता है। लेकिन हम यहाँ पे ह्यूमन नेचर की बात करें, और क्योंकि हॉन्स जे मॉर्गेंथो ने ये कहा है कि जो सोसाइटी है, जो पॉलिटिक्स है, वो सिर्फ इस चीज़ के बेसिस ऊपर होनी चाहिए कि जैसा ह्यूमन नेचर है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लॉज दैट आर रूटेड इन द ह्यूमन नेचर, कि जैसा ह्यूमन नेचर है वैसे ही लॉज होने चाहिए, और उसके बेसिस के ऊपर ही जो सोसाइटी है वो रूल होनी चाहिए, गवर्न होनी चाहिए। बट हमें ये भी देखने को मिलता है कि कुछ ह्यूमन्स जो हैं सेल्फिश हैं, ग्रेडी हैं। ठीक है, और साथ ही साथ वो क्वेलसम का मतलब है कि झगड़ालू हैं, वो झगड़े भी करते हैं। तो दीज आर द ट्रेड्स दैट आर शोन बाय द हॉन्स जे मॉर्गेंथो। एंड यहाँ पे क्या लिखा है कि सिंस द पीपल नेचुरली स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल एंड पॉलिटिक्स इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस रियलिटी,
तो हमने देखा ना कि ऐसे जो लोग हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं, जैसे पड़ोसियों की बात कर लें वो लड़ते रहते हैं। तो वो किस लिए लड़ते हैं? ताकि उनका सर्वाइवल पॉसिबल हो, उनके पास सबसे ज़्यादा पावर हो। एंड ऐसा ही हमें जो चीज़ है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी देखने को मिलती है। और इसी चीज़ से जो ह्यूमन का नेचर है, इससे जो पॉलिटिक्स है वो आज की जो रियलिटी के अंदर जो पॉलिटिक्स है वो इससे इन्फ्लुएंस हो रही है। कि रियलिटी जो है वो सारी इन ट्रेड्स की वजह से, जो ह्यूमन नेचर है इसके वजह से पॉलिटिक्स जो है वो इन्फ्लुएंस हो रही है। देयरफॉर रियलिज्म दैट बिलीव्स दैट द पॉलिटिकल थ्योरी शुड बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव लॉज इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग देम। तो समझ आ गया आपको कि जो रियलिज्म वाले थिंकर्स हैं, जैसे हॉन्स जे मॉर्गन्थो की बात करें, तो वो ये कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिकल थ्योरीज हैं, वो कोई जैसे आपने आइडियल लॉज की बात की ना, जो आइडियलिज्म की अप्रोच थी जहाँ पे सिर्फ यूटोपियन बातें हुआ करती थी जो कभी रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। लेकिन रियलिज्म वाले थिंकर ये बिलीव करते हैं कि जितनी भी पॉलिटिकल थ्योरीज हैं वो ऑब्जेक्टिव लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। एंड आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते, आपने इनको इग्नोर नहीं करना, बल्कि इनके बेसिस के ऊपर जो है वो लॉज को बनाना है और उससे गवर्न करना है पूरी सोसाइटी को, पॉलिटिक्स को। तो ये इनका एक फर्स्ट प्रिंसिपल था, जहाँ पे जो मेन डायमेंशन था वो ये था कि ऑब्जेक्टिव लॉ के बेसिस के ऊपर जो है वो गवर्न होना चाहिए सोसाइटी को और पॉलिटिक्स को। जो सेकंड प्रिंसिपल है वो ये है कि नेशनल इंटरेस्ट डिफाइन द टर्म ऑफ पावर। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कह रहा है, कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया जो है वो रियलिज्म का वही है कि जो नेशनल इंटरेस्ट है वो डिफाइन करता है कि किस तरीके की पावर आप इंजॉय करना चाहते हो। थोड़ा सिंपल शब्दों में समझो कि मॉर्गन्थो ये कहते हैं कि एवरी नेशन यूज पावर टू अचीव इट्स नेशनल इंटरेस्ट। हर एक देश अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करना चाहता है और वो करता भी है। एंड पॉलिटिक्स जो है वो आपने देखा, ये डेफिनेशन भी हॉन्स जे मॉर्गन्थो ने दी थी कि पॉलिटिक्स इज मेनली अ स्ट्रगल फॉर पावर अमंग द नेशन। कि पॉलिटिक्स क्या है कि लोगों के नहीं, जो देश हैं, जो नेशन स्टेट्स हैं, उनके बीच में पावर को लेकर स्ट्रगल चल रही है कि द नेशन जो है वो ये चाहते हैं कि हाउ वी कैन अचीव द मैक्सिमम पावर टू आवर, अपनी जो उनकी सोशल सिक्योरिटी है, ठीक है, सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी है, उसको अचीव करने के लिए। इन दिस सेंस द नेशनल पावर इज़ बोथ मीन एंड एंड। तो ये भी मैंने आपको समझा दिया कि नेशनल पावर जो है वो इस सेंस के अंदर हमें क्या देखने को मिल रही है कि ये मेन भी है और एंड गोल भी है, ठीक है, देशों का, नेशंस का। जो थर्ड प्रिंसिपल है इनका वो ये है कि इंटरेस्ट आर डायनेमिक, जो ऑलवेज चेंज होते रहते हैं। आज जो हमारे देश का इंटरेस्ट है वो क्या पता आज के 10 साल बाद ना रहे, ठीक है। तो उसी की बेसिस के ऊपर इन्होंने अपना जो थर्ड प्रिंसिपल है वो दिया है कि अकॉर्डिंग टू हॉन्स जे मॉर्गन्थो नेशनल इंटरेस्ट आर नॉट परमानेंट। वी नो दैट कि नेशनल इंटरेस्ट परमानेंट नहीं होते हैं। दे चेंज विद द टाइम सर्कमस्टांसिस, जैसे जैसे सर्कमस्टांसिस इमर्ज होती जाएंगी वैसे वैसे हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है वो चेंज होता जाएगा। द चेंजिंग नीड्स ऑफ अ नेशन एंड द चेंजिंग नीड्स ऑफ द नेशन। अगर कोई एक नेशन है, कोई एक देश है, उसकी अब वो जो ज़रूरतें आज से 10 साल पहले हुआ करती थी आज वो नहीं है, तो उसके बेसिस के ऊपर उनका जो नेशनल इंटरेस्ट पहले हुआ करता था वो आज नहीं रहेगा, ठीक है। जो अचीव करना चाहते थे वो अब नहीं रहेगा। वेन एवर द पावर ऑफ अ कंट्री चेंजेस इट्स फॉरेन पॉलिसी, नेशनल इंटरेस्ट आल्सो चेंज। तो जैसे अगर हम पावर की बात करें, कंट्री के अंदर कौन पावर रूल कर रही है, तो उसके बेसिस के ऊपर कंट्री की फॉरेन पॉलिसी भी चेंज हो जाती है और उनका नेशनल इंटरेस्ट भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। देयरफॉर रियलिज्म जो है वो बिलीव करता है कि जो नेशनल इंटरेस्ट है वो हमेशा डायनेमिक होता है, चेंज होता रहता है। तो दिस इज द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ द हॉन्स जे मॉर्गन्थो, जो कि उन्होंने अपना रियलिज्म को थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए दिया था। और बुक का नाम क्या था? पावर पॉलिटिक्स अमंग द नेशन। तो इसके अंदर ये उन्होंने बात की थी। जो फोर्थ प्रिंसिपल है वो ये है कि यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई नहीं किया जा सकता। जैसे हमने आइडियलिज्म के अंदर समझा कि वो ये कहते थे कि यूनिवर्सल एक मोरालिटी होगी देशों के बीच में और एक यूनिवर्सल गवर्नमेंट होगी जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगी। लेकिन दिस इज़ द आइडिया ऑफ द आइडियलिस्ट थिंकर, ठीक है। लेकिन अब हम रियलिस्टिक की बात करें तो वो कहते हैं कि ये जो यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल है इसको आप अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब हम रियलिज्म की बात करते हैं ना, वो ये कहते हैं कि जो आइडियलिस्ट बिलीफ है, जैसे हमने बात की थी आइडियलिज्म के अंदर, कि वो ये कहते हैं कि यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल को फॉलो करेगा हर एक स्टेट। लेकिन मॉर्गन्थो इसको आर्गू करते हुए ये कहते हैं कि वाइल एन इंडिविजुअल मे सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर मोरालिटी बट ए स्टेट कैन नॉट डू। अगर हम इंडिविजुअल की बात करें ना, एक हम जैसे व्यक्ति की बात करें, तो हो सकता है कि हम अपनी मोरालिटी को अचीव करने के लिए अपना सब कुछ दाव पे लगा दें, लेकिन देश ऐसा नहीं कर सकते, स्टेट्स ऐसा नहीं कर सकती। क्योंकि द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हर एक स्टेट की होती है वो ये होती है कि अपने खुद के सर्वाइवल को प्रोटेक्ट करना।
और साथ ही साथ अपने जितने भी सिटीजन्स हैं, जो उस देश के नागरिक हैं, उनको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, आप मोरालिटी को ध्यान में नहीं रख सकते। आप अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ ऐसी आपकी मोरालिटी के अगेंस्ट है एंड उसकी वजह से आपकी जो पॉपुलेशन है उसको कुछ नुकसान पहुंच रहा है, तो आप उस समय उस मोरालिटी को नहीं देखोगे। ठीक है, आप देखोगे कि हमारे जो सिटीजन्स हैं उनका सर्वाइवल, उनकी सिक्योरिटी कैसे इंश्योर की जा सके। आप उस समय मोरालिटी जो है वो मोरालिटी जो है वो भूल जाओगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री का वर्ड बोल दिया, मोरालिटी नहीं, मोरालिटी भूल जाओगे। Therefore, the political decision should made be according to the political realities, timing, national interest rather than the moral ideas। तो अब कहते होंगे ना कि जो लीडर होता है उसको इमोशनल होके जो है वो डिसीजन नहीं लेने चाहिए, उसको जो है वो प्रैक्टिकल होके चीज़ों को देखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजंस लेने चाहिए। तो यहाँ पे वही लिखा है कि जो पॉलिटिकल डिसीजंस होंगे वो ऐसे बनाए जाएंगे जैसे हमारी पॉलिटिकल रियलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, और उस टाइम पे जो हमें नीड होगी उसके बेसिस के ऊपर ही हमारे जो डिसीजंस होंगे वो फ्रेम किए जाएंगे, ना कि हम अपने मॉरल आइडियल्स को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस को फ्रेम करेंगे। दिस इज़ द फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ द हॉर्न्स डे मॉर्गेंथो रियलिज्म थ्योरी। उसके बाद हम फिफ्थ प्रिंसिपल की बात करें और उसके बाद हमारा जो लास्ट प्रिंसिपल होगा सिक्स्थ प्रिंसिपल। फिफ्थ प्रिंसिपल की बात यहाँ पे ये है कि जो डिफरेंस होगा बिटवीन द मॉरल एस्पिरेशन ऑफ द नेशन एंड द यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स, दोनों के बीच में उन्होंने डिफरेंस बताया कि मॉरल एस्पिरेशन ऑफ द नेशंस क्या होते हैं और यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। जैसे पॉलिटिकल रियलिज्म मेक्स अ क्लियर डिस्टिंक्शन। ठीक है, जो रियलिज्म की थ्योरी है, ठीक है, अप्रोच है, उन्होंने एक क्लियर कट डिवीजन या क्लियर कट एक डिफरेंस बता दिया किसके किसके बीच में, कि मॉरल गोल्स ऑफ द नेशन एंड द यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़। ठीक है, मॉरल गोल्स ऑफ द नेशन एंड द यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़। डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट इंटरेस्ट एंड द ऑब्जेक्टिव्स। एज यू नो दैट कि हर एक कंट्री के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं और अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, जैसे हम साउथ की कंट्रीज़ की बात करें या इंडिया की ही बात कर लें, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें एक विश्व गुरु बनना है, हमें एक पूरे वर्ल्ड के अंदर अपनी एक अच्छी छवि जो है वो छोड़नी है। लेकिन हम अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो वो डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम अपनी जो डेवलपमेंट है उसको टॉप लेवल पे लेके चलें। ठीक है, तो अलग अलग कंट्रीज़ के लिए अलग अलग नेशनल इंटरेस्ट है और उनका अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स है। द मेन एम जो है वो है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना और अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना, और नॉट टू अपहोल्ड द यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स। तो मेन एम जो देशों का रहता है वो रहता है कि हम कैसे अपने आप को सिक्योरिटी प्रदान कर सकें और साथ ही साथ अपने जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उसको प्रमोट कर सकें। वो ये भूल जाते हैं कि जितने भी हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स हैं उनको वो फॉलो नहीं करते, उनका ये है भी नहीं, क्योंकि जो मॉरल प्रिंसिपल्स के ऊपर वो फोकस करने लगे तो वो अपनी डेवलपमेंट वो कैसे चाहेंगे। ठीक है, देयरफॉर नेशनल फॉरेन पॉलिसी इज गाइडेड बाय मेनली बाय इट्स ओन इंटरेस्ट। तो अगर हम नेशन की फॉरेन पॉलिसी की बात करें ना, तो वो एज अ यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल के ऊपर गाइड नहीं होती, बल्कि जो उसकी ओन इंटरेस्ट है किसी एक देश के, उसके बेसिस के ऊपर जो है वो नेशनल फॉरेन पॉलिसी, नेशन की फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, फ्रेम होती है, या नेशन के जो इंटरेस्ट हैं उसके बेसिस के ऊपर जो है वो फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती हैं। अब हमारा जो सिक्स्थ प्रिंसिपल है वो है कि ऑटोनॉमी ऑफ द पॉलिटिकल स्फीयर्स। पॉलिटिकल स्फीयर की अपनी खुद की ऑटोनॉमी होनी चाहिए। द फाइनल प्रिंसिपल स्टेट दैट द पॉलिटिकल हैज़ इट्स ओन इंडिपेंडेंट स्फीयर। कि अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो वो एक अलग ही अपना एक अलग ही सब्जेक्ट होना चाहिए, अलग ही स्फीयर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मॉर्गेंथो ये कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स है इज़ अ आर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड द स्ट्रगल फॉर पावर। ठीक है, ये अपना एक कोड की तरह समझ लीजिए कि इसको आपने ध्यान में रखना है कि मॉर्गेंथो कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स है इज़ अ आर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड द स्ट्रगल फॉर पावर एंड दिस इज़ नॉट द आर्ट ऑफ एथिक्स। कि आप यहाँ पे कोई एथिक्स को कंसीडर नहीं करते हो। एथिक्स का मतलब क्या होता है, जब जहाँ पे आप ये कंसीडर करते हो कि क्या सही है क्या गलत है, व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ बैड। ठीक है, व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, तो ये होते हैं एथिक्स। लेकिन हम पॉलिटिक्स की बात करें, दिस इज़ द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट, ना कि आर्ट ऑफ एथिक्स। जस्ट एज एन इकोनॉमिस्ट आस्क हाउ डिसीजन विल अफेक्ट वेल्थ, पॉलिटिकल रियलिस्ट आस्क हाउ इट विल अफेक्ट द पावर एंड द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ये एक उन्होंने एग्जाम्पल की यूज़ की है कि जो इकोनॉमिस्ट की बात करें तो वो ये कहता है कि किस तरीके से डिसीजन जो है वो वेल्थ को अफेक्ट करेंगे। लेकिन पॉलिटिकल जो रियलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जो जो डिसीजंस लिए गए हैं वो कैसे पावर और नेशनल इंटरेस्ट को, जो स्टेट के नेशनल इंटरेस्ट है उसको अफेक्ट करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन पूछने का उनका नज़रिया है कि अगर एक इकोनॉमिस्ट होगा तो वो कैसे पूछेगा और एक पॉलिटिकल रियलिस्ट होगा वो कैसे एक क्वेश्चन पूछेगा। देयरफॉर पॉलिटिकल एक्शंस शुड बी जज्ड mainly by their political consequences, not by the moral, legal or economic standard alone। ठीक है, तो ये इसका कौन सा प्रिंसिपल है, सिक्स्थ प्रिंसिपल है। इन प्रिंसिपल्स के साथ इसकी जो अप्रोच थी रियलिस्ट की अप्रोच वो ख़त्म हो जाती है एंड उसके बाद हम इसका एक क्रिटिसिज्म देने की कोशिश करेंगे कि जो रियलिस्ट अप्रोच है उसके अंदर कौन से ऐसे ड्रॉबैक्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं।
एंड सबसे पहले इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि जो ऑब्जेक्टिव है नेशनल पॉलिसी का उसको वो नेगलेक्ट कर रहे हैं। कैसे कि जैसे हम सिटीजन्स की बात करें, सिटीजन क्रिटिसाइज जो स्प्राउट हैं, ठीक है, क्रिटिसाइज करते हैं मॉर्गेंथो की थ्योरी को बिकॉज इट डज नॉट गिव इनफ इम्पोर्टेंस टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशनल पॉलिसी। तो जो नेशनल पॉलिसी है उसके ऑब्जेक्टिव्स को इसने बहुत कम इम्पोर्टेंस दी है। एंड इस चीज़ को लेके जो स्प्राउट्स हैं वो रियलिज्म को क्या करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, और साथ ही साथ जो मॉर्गेंथो की थ्योरी है रियलिस्ट को लेके उसको भी वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। क्योंकि अगर हम सेकंड क्रिटिसिज्म की बात करें तो ये जो वैल्यूज़ के रोल है ना उसको ये इग्नोर कर रहे हैं कि आप वहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो एथिक्स है वो बिल्कुल भी काम नहीं करता, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट काम करता है, और साथ ही साथ जो यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स हैं उसके ऊपर भी यहाँ पे ये फोकस नहीं करते हैं। मतलब कि जो वैल्यूज़ हैं, जो सही चीज़ें हैं, उनको रियलिज्म वाले थिंकर जो है वो इग्नोर करते हैं। जैसे क्विंसी रिच हैं, वो ये आर्गू करते हैं कि जो रियलिस्ट अप्रोच है, जितनी भी इंपॉर्टेंस थी वैल्यूज़ की उसको वो इग्नोर कर रहे हैं एंड एथिक्स को इग्नोर कर रहे हैं, जो कि हमें आज के टाइम के ऊपर कहीं ना कहीं जो है वो हमारे नेशनल पॉलिसी को शेप होते हुए मतलब शेप होने के लिए जो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं उसमें हमें थोड़ी बहुत वैल्यूज़ भी देखने को मिलती हैं, एथिक्स भी देखने को मिलती हैं। लेकिन जो रियलिस्ट अप्रोच है उसने इसको बिल्कुल कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया कि यहाँ पे कोई वैल्यूज़ का महत्व नहीं है और ना ही यहाँ पे कोई एथिक्स का महत्व है, क्योंकि इन्होंने बोला ना कि द पॉलिटिक्स इज़ अ आर्ट ऑफ गवर्नमेंट, ना कि आर्ट ऑफ एथिक्स, ठीक है। तो दैट्स वाई इसको क्रिटिसाइज किया जाता है क्विंसी रिट के द्वारा। उसके बाद जो थर्ड क्रिटिसिज्म है वो ये है कि प्रमोट अ कंटिन्यूस स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो इससे क्या हो रहा है कि एक हमें दिख रहा है कि वो क्या कर रहे हैं कि प्रमोट कर रहे हैं कंटिन्यूस स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कि मॉर्गेंथो बिलीव दैट द नेशनल इंटरेस्ट पॉलिटिक्स इज मेनली अ स्ट्रगल फॉर पावर। तो ये हमने देख ही लिया कि जो नेशनल इंटरेस्ट है इज जस्ट अ स्ट्रगल फॉर पावर। क्रिटिक्स ये कहते हुए इसको क्रिटिसाइज करते हैं कि इफ़ एवरी कंट्री फॉलो दिस आइडिया, कि स्ट्रगल फॉर पावर ही जो आइडिया है इसको अगर हर एक कंट्री जो है वो फॉलो करना शुरू कर देती है तो जो वर्ल्ड है वो एक कंटिन्यूस स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा ना, कि वहाँ पे कोई भी ऐसी कंट्री नहीं बची है कि जो वॉर जोन में नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ी गलत बात है कि हर एक कंट्री जो है वो स्ट्रगल फॉर पावर के लिए बढ़ी हुई है और वो लड़ रही है एक दूसरी कंट्री के साथ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो पीस चाहती हैं, ठीक है, कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल भी नहीं चाहती हैं। तो दैट्स वाई इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है किसके द्वारा, जो हमारे क्रिटिसिज्म के अंदर जो थिंकर्स आते हैं और वो मॉर्गेंथो के क्रिटिसाइज़ करते हैं। उसके बाद जो इसका फोर्थ क्रिटिसिज्म है वो ये है कि इन्होंने अपना जो ह्यूमन नेचर है उसके बारे में रॉन्ग व्यू दिया है, कि जो ह्यूमन नेचर है जो अकॉर्डिंग टू रियलिज्म है वो इतना सही नहीं है। क्योंकि बहुत सारे स्कॉलर्स ये बिलीव करते हैं कि मॉर्गेंथो ने एक जो ह्यूमन नेचर है उसको बहुत ही वेरी नेगेटिव तरीके से प्रेजेंट किया है ह्यूमन नेचर को। उसने ये बताया कि जो ह्यूमन नेचर है वो क्या है, कि वहाँ पे वो सेल्फिश है, ठीक है, क्विलसम है, झगड़ालू है। तो इन्होंने एक नेगेटिव तरीके से ह्यूमन नेचर को पोर्ट्रे किया है। ह्यूमन बींग्स नॉट ओनली सेल्फिश एंड पावर सीकिंग। तो ये किसने बताया कि नॉट ओनली सेल्फिश एंड पावर सीकिंग बट दे आर आल्सो कैपेबल ऑफ द कोऑपरेशन एंड द पीस। तो ये किसने बोला है, ये आर्गूमेंट दिया है कि जो क्रिटिक्स हैं, ठीक है, किसके, मॉर्गेंथो की थ्योरी के। मॉर्गेंथो ने बोला कि ह्यूमन बींग जो है वो मैंने आपको बताया कि सेल्फिश है, ठीक है, ग्रेडी है, और साथ ही साथ जो भी था उसके अंदर वर्ड क्विलसम वाला, ठीक है। तो लेकिन जो क्रिटिक्स हैं वो ये आर्गू करते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सिर्फ सेल्फिश ही नहीं बल्कि वो इतने कैपेबल हैं कि वो पीस को भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं और कॉपरेशन भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। जो फिफ्थ इसका क्रिटिसिज्म है वो ये है कि पावर इज़ नॉट ओनली द मोटिवेशन, नॉट ओनली मोटिवेशन। जो पावर है वो ही सिर्फ मोटिवेशन नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेके। लेकिन अगर हम उनके अकॉर्डिंग बात करें, रियलिज्म के अकॉर्डिंग बात करें, तो वो कहते हैं कि पावर ही जो है वो एक ओनली मोटिवेशन है। और अगर हम क्रिटिक्स की बात करें तो वो आर्गू करते हैं, वो ये अपना आर्गूमेंट देते हैं, वो कहते हैं कि कंट्रीज़ डू नॉट वर्क ओनली फॉर द पावर। जो देश हैं वो सिर्फ पावर के लिए काम नहीं करते बल्कि देश जो है वो कॉपरेट कर रहे हैं किसके ऊपर, पीस के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर। हमने देखा कि कैसे कैसे जो प्रॉब्लम्स इमर्ज हो रही हैं देश के अंदर, चाहे वो क्लाइमेट चेंज को लेके हो, इन्वायरमेंटल कंसर्न को लेके हो, या अपना जो पैंडेमिक्स हैं कोविड-19 है उसको लेके हो, तो सभी देश जो है वो एक दूसरे के साथ कॉपरेट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, डेवलपमेंट में आगे आ रहे हैं, और साथ ही साथ देश जो है वो वेलफेयर ऑफ द पीपल चाहते हैं। लेकिन जो मॉर्गेंथो है वो ये कहते हैं कि जो देश है वो पावर के लिए बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है, पावर की ग्रीडीनेस उनके अंदर है। देयरफॉर पावर इज़ नॉट ओनली द फैक्टर दैट गाइड द इंटरनेशनल रिलेशंस। तो पावर जो है वो सिर्फ एक फैक्टर नहीं है बल्कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि और हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन मॉर्गेंथो ने उनको जो है वो इनकार कर दिया या उनको कंसीडर नहीं किया, इग्नोर कर दिया।
इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। एक ब्रीफ कंक्लूजन के साथ आप इस टॉपिक को बाइंड अप करोगे। कंक्लूजन के अंदर आप ये मेंशन करोगे कि जो रियलिस्ट अप्रोच है वो हमें एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग देता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, क्योंकि इसमें जो इंपॉर्टेंस है पावर को लेके उसको उन्होंने हाईलाइट किया, नेशनल इंटरेस्ट की बात की और साथ ही साथ सिक्योरिटी की बात की। ठीक है, लेकिन बहुत सारे क्रिटिक्स ये बिलीव करते हैं कि इसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दे दी, पावर को दे दी, और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जैसे मोरालिटी हो गया, ठीक है, मोरालिटी हो गया, वैल्यूज़ हो गए, इंटरनेशनल कॉपरेशन हो गए, इनको उन्होंने क्या किया, इग्नोर कर दिया। और जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि एज ए रिजल्ट बोथ स्ट्रेंथ एंड द लिमिटेशन ऑफ द रियलिज्म शुड बी कंसिडर वाइल स्टडिंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो हमें दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जब हम रियलिज्म की थ्योरी को देखते हैं तो वहाँ पे हमें इसकी स्ट्रेंथ्स भी देखने को मिलती है, क्योंकि इन्होंने अच्छी बात कही है लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स इन्होंने क्या किए, इग्नोर कर दिए, जिसकी वजह से हमें इनकी कुछ लिमिटेशंस भी देखने को मिलती हैं, क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलते हैं और ड्रॉबैक्स भी देखने को मिलते हैं जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की स्टडी करते हैं। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक बाइंड अप होता है। अगले वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे द फेमिनिस्ट अप्रोच टू द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।